अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मित्रों, अब आपके समक्ष हम प्रस्तुत कर रहे हैं पंचांगों से महापातकों का स्थूल काल कैसे निश्चय किया जाए। जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, विस्कंभादि 27 योगों की गणना पंचांगों से हमें प्राप्त होती है। इसको जानने की रीति अस्पष्टाधिकार की 65वें श्लोक में भी बताई गई है। वहां पर सूर्य और चंद्रमा के भोग्यांशों को जोड़कर कला बनाना और इसको 800 से भाग देने की प्रक्रिया का विवेचन मिलता है। जो लब्धि आए उससे बीते हुए युगों की संख्या प्राप्त होती है और जो शेष बचता है उससे वर्तमान योग का ज्ञान प्राप्त होता है। इस नियम में सूर्य और चंद्रमा के भोग्यांश अश्वनी नक्षत्र के आदि बिंदु से नापे जाते हैं और महापातों की गणना के लिए भोग्यांशों की नाप बसंत संपात बिंदु से की जाती है। यदि दोनों के लिए भोग्यांशों की नाप बसंत संपात से होती तो महापातों का समय जानना बहुत आसान हो जाता, क्योंकि जिस समय 14वें योग हर्षण का आधा समय बीतता है उस समय सूर्य और चंद्रमा की भोग्यांशों का जोड़ 180 अंश होता है। व्यतिपात नामक महापात का यह मध्य होता है और जिस समय वैधृति योग का अंत होता है उसी समय वैधृति नामक पात का मध्य काल होता है। परंतु बात ऐसी ही नहीं है, इसलिए इसमें थोड़ा या संस्कार भी करना पड़ता है। सूर्य सिद्धांत के अनुसार अश्विनी का आदि बिंदु आजकल जहां है वहां से वेद द्वारा सिद्ध बसंत संपात बिंदु 22 अंश 45 कला के लगभग पश्चिम में है। इसी अंतर को अयनांश कहते हैं। यदि यहां से सूर्य और चंद्रमा के भोग्यांश लिए जाएं तो दोनों का जोड़ 45 अंश 30 कला होता है। व्यतिपात के लिए सूर्य और चंद्रमा के सायन भोग्यांशों का जोड़ 180 अंश होता है। इसलिए 180 अंश में से 45 अंश 30 कला घटा दी जाए तो 134 अंश 30 कला मान हमें प्राप्त होता है, जिसको यदि कलात्मक बनाया जाए तो 8070 कला बनती है। यह अश्विनी नक्षत्र के आदि बिंदु से व्यतिपात कालिक सूर्य और चंद्रमा के भोग्यांशों का जोड़ है। इसको 800 कला से भाग देने पर लब्धि 10 तथा 70 कला शेष प्राप्त होती है। 10 से सिद्ध होता है कि व्यतिपात काल में गंड योग बीत रहा है और वृद्धि योग का आरंभ हो रहा है। इसलिए स्थूल रूप से व्यतिपात काल को निश्चय करने के लिए जिस समय वृद्धि योग का आरंभ होता है उसी समय के सूर्य चंद्रमा की स्पष्ट क्रांति जानकर व्यतिपात काल की सूक्ष्म गणना करनी चाहिए। वैधृति नामक पात काल का निश्चय करने के लिए 45 अंश 30 कला को 360 अंश से घटाना चाहिए। ऐसा करने से जो शेष मान 314 अंश 30 कला प्राप्त होता है उसका कलात्मक मान 18870 है। यदि इसको 800 से भाग दिया जाए तो लब्धि 23 और 470 कला प्राप्त होती है। 470 कला यहाँ पर शेष है, जिससे प्रकट होता है कि वैधृति नामक महापात काल में 23वां योग शुभ बीत रहा है और 24वें योग शुक्ल का भी आधा भाग बीत चुका है। इसलिए स्थूल रूप से वैधृति नामक पात शुक्ल योग के आधे भाग पर होता है। इसलिए सूक्ष्म गणना करने के लिए
इसी समय के सूर्य और चंद्रमा की स्पष्ट क्रांति की जानकारी करनी पड़ती है। इसके लिए सूर्य, चंद्रमा और राहु के स्पष्ट भोग्यांश, सूर्य की क्रांति, चंद्रमा की मध्यम क्रांति और इसका सरजान करके इसका संस्कार करने से चंद्रमा की स्पष्ट क्रांति जानी जाती है, जिसके लिए कि स्पष्ट अधिकार में सम्यक रूप से विवेचन आया है। इसलिए उदाहरण में इसको यहां पर छोड़ते हुए केवल यहां यह दिखाना पर्याप्त है कि सूर्य सिद्धांत के ध्रुवांगों के महापातों के समय की गणना करना ना तो सुगम है और ना ही शुद्ध, ना ही पूरी शुद्धता से उसको प्राप्त किया जा सकता है, जबकि आधुनिक रीति से जाने हुए ध्रुवांगों से यह बात काफी शुद्धता पूर्वक जानी जा सकती है। यदि इस समय 1929 ईस्वी का नाभिक पंचांग लेकर के जैसा कि पुस्तक में गणना की गई है, तो यहाँ पर वैशाख शुक्ल 1986 विक्रमीय के व्यतिपात नामक महापात की गणना की जा रही है। 1986 के वैशाख शुक्ल गंडमी पक्ष में गंड योग का अंत 14 मई को 42 घड़ी 40 पल पर होता है। इसके बाद वृद्धि योग का आरंभ होता है, इसलिए 14 या 15 मई को व्यतिपात नामक महायोग होगा। अब नाभिक पंचांग से यह देखना होता है कि इन तारीखों में किस समय सूर्य और चंद्रमा की स्पष्ट क्रांतियां समान होगी। नाभिक पंचांग से इसको जान करके वहां पर 14 मई को सूर्य का उत्तर क्रांति, ये देखने पर पता लगा कि 14 मई को सूर्य की उत्तर क्रांति 18° 34 कला और 42 विकला है, तथा 15 मई को 19 कला और 16 विकला है। इस प्रकार चंद्रमा की क्रांति 14 मई को 22 से अधिक है, इसलिए 14 मई को व्यतिपात काल नहीं आएगा, परंतु 15 मई को शाम को यह घटना हो सकती है। अब यहाँ पर 15 मई के मध्याह्न काल में सूर्य की क्रांति 18 कला और 6.1 विकला है, तथा 16 मई को 19 कला और 10.9 विकला है। तो 24 घंटे में क्रांति गति 14 कला और 4.8 विकला होती है। 15 मई के सायंकाल 6 बजे चंद्र क्रांति 18 कला 11.5 विकला है। इसी तरह से 7 बजे 18 कला 42 कला 33.4 विकला है। तो 1 घंटे में चंद्र क्रांति की गति का अंतर जो हमें प्राप्त होता है वह 11 कला 38.1 विकला का है। यहाँ सूर्य क्रांति बढ़ रही है और चंद्रमा की घट रही है, इसलिए चंद्रमा की क्रांति की गति से यह निश्चय है कि 6 बजे के आसपास ही दोनों की क्रांतियां समान होंगी। 6 घंटे में सूर्य की क्रांति की गति 6/24 गुणे 1 कला और 4.8 विकला, तो इसका संपूर्ण मान 3 कला 31.2 विकला प्राप्त होगा। इसलिए 6 बजे सायंकाल सूर्य की क्रांति हुई 18 कला 6.1 विकला प्लस 3 कला 31.2 विकला बराबर 18 कला 37.3 विकला। यह 6 बजे की चंद्र क्रांति से कम है और चंद्र क्रांति घट रही है तथा सूर्य क्रांति बढ़ रही है, इसलिए 6 बजे के बाद ही कुछ मिनटों में दोनों की क्रांतियां समान होगी। ये जानने के लिए कि दोनों की क्रांतियों के अंतर को दोनों की गतियों के अंतर से भाग देना चाहिए। 6 बजे की क्रांति चंद्र क्रांति 18 कला 11.5 विकला, 6 बजे की सूर्य क्रांति 18 कला 37.3 विकला, दोनों का अंतर प्राप्त होता है 1 कला 34.2 विकला बराबर 94.2 विकला। सूर्य की 1 घंटे की क्रांति गति बराबर 14 कला 4.8 विकला बटे 24 बराबर 35.2 विकला। चंद्रमा की 1 घंटे की क्रांति गति 11 कला 38.1 विकला। दोनों की दिशाएं भिन्न है, इसलिए इनका अंतर जानने के लिए इनको जोड़ना पड़ेगा, इसलिए दोनों का योग आया 12 कला 13.3 विकला। अब यदि इसका मान
विकला में हम बनाते हैं तो 733.3 विकला होगा। जब 733.3 विकला का अंतर 1 घंटे में होता है तो 94.2 विकला का अंतर कितने समय में होगा? त्रैराशिक समीकरण से इसको जान सकते हैं। अब 733.3 अनुपाते 94.2 समानुपाते 1 घंटा अनुपाते इष्टकाल। अब यहाँ इष्टकाल बराबर 94.2 इंटू 1/733.3 घंटा, इसलिए 94.2 इंटू 1 इंटू 60 डिवाइड बाई 733.3, इसको मिनट में बना लिया और इनका हमें जो मान प्राप्त हुआ वो 7 मिनट 43 सेकंड के आसपास आया। इसलिए 15 मई को 6 बजे बजकर 7 मिनट 43 सेकंड पर व्यतिपात का मध्यकाल होगा, परंतु यह गणना ग्रीनविच के टाइम के अनुसार की गई है, जो भारतवर्ष के रेलवे टाइम से 5 घंटा 30 मिनट पीछे है। इसलिए भारतवर्ष के रेलवे टाइम के अनुसार 15 मई की रात को 11:37 43 सेकंड पर व्यतिपात काल का मध्य होगा। अब स्थित काल जानकर इससे घटाया जाए तो व्यतिपात काल का प्रारंभ काल आ जाएगा और जोड़ा जाए तो इसका अंत काल आ जाएगा। इसकी गणना हम पूर्व के श्लोक के अनुसार सुगमता पूर्वक कर सकते हैं। धन्यवाद। पुनः मिलाम है। शुभम भूयात्।